धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सामने आई हैं, और हालांकि कोई नई नहीं है, पर इसलिए बता रहे हैं भी शायद कुछ पुरानी चीजें जो नहीं समझ में आई हों वो इस नई चीज से समझ में आ जाए। अक्सर हम घटनाएं सुनते हैं, डेरे ने ये कर दिया, प्रबंधकों ने ये कर दिया, वो कर दिया, किसी की जमीन हड़प ली, किसी को मार दिया, किसी को जी कंकाल दफना दिए, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है। कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, कोई कोई दावा करता है, कोई हमने भी कई दावे कर दिए, लेकिन कितना सच है नहीं है पता नहीं। पर एक नई घटना अभी थोड़े दिन पहले घटी है। इस घटना में एक शख्स है, कई लोगों ने, जैसे संगत ने पूछा भी आखिर ये शख्स है कौन और ऐसा क्या है महत्व इसका। हालांकि साथ संगत के रिस्पेक्ट में कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये समझाने के लिए भी एडम ब्लॉक क्या भला है और क्यों ये सब कुछ हम बोलते रहते हैं, और क्यों अनजाने में लोग इनके साथ खड़ के किस किस लेवल के काम कर जाते हैं, तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है। डेरा की आपने मार्केट देखी होगी, श्याम मस्ताना जी धाम के सामने एक मार्केट है, सन 2000 के आसपास से वो चलती आ रही है। उस मार्केट में एक दुकान थी जिसको सच ज्वेलर्स के नाम से जाना जाता था। आपने देखा, सोना चांदी की दुकान सच ज्वेलर्स। उस दुकान के जो मालिक थे, मतलब उस दुकान जो वो दुकान व्यक्ति चलाता था, उसका नाम राम गोपाल इंसा, राम गोपाल नाम का शख्स था। अब ये राम गोपाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मार्केट में तो बहुत सारे व्यापारी हैं। तो राम गोपाल इंसा के जो फादर थे, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर थे, और उनकी पहचान डेरे में एक नियम से नाम जपने के तौर पे होती थी। क्योंकि हजूर पिताजी अक्सर कई बार, मतलब ऐसा सुनने में आया, कई बार हजूर पिताजी ने लोगों को उदाहरण देके, उनके फादर का उदाहरण देके समझाया भी नाम इस तरह जपा जाता है जैसे ये अधिकारी जो थे, अफसर थे, वो नाम जपते हैं भी वैसे नाम जपना चाहिए नियम से। तो मतलब वो बहुत नियम से नाम जपते थे। अब तो वो चोला छोड़ गए हैं काफी टाइम से, और उनकी मौत भी सेवा करते करते हुई थी, जिसके बाद हजूर पिताजी ने ये वचन फरमाए थे कि मतलब कोई सतब्रह्मचारी या कोई बड़ा सेवादार भी ये कल्पना करता है कि उसको सेवा करते करते मौत आए, और उस तरह की मौत उनके फादर साहब को नसीब हुई। ये तो उनका भक्ति वाला पैटर्न समझ में आता है, और कुछ हद तक कह सकते हैं अभी उनकी सादगी के जो गुण थे उनके फादर की, वो राम गोपाल इंसान में भी दिखाई देते हैं। और करीब 15 साल वो हमारे पड़ोसी रहे हैं, मेरे खुद हमारे पड़ोसी 15 साल तक। और कोई ऐसा मतलब विवाद नहीं है जो उनसे जुड़ा हो, मतलब बिल्कुल क्लीन लाइफ है उनकी। और कोई मतलब 2 नंबर के काम में, संगत को गुमराह करने के काम में, ऐसे किसी चीज में उनका कोई रोल नहीं है। उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है जब विपासना डेरा की चेयरपर्सन बनती है, और विपासना चेयरपर्सन बनती है तो उनकी करीबी रिश्तेदारी लगती है विपासना से। इसलिए राम गोपाल इंसान हमारी इस डिस्कशन में महत्वपूर्ण है कि वो उसको सच ज्वेलर्स के ऑनर की बजाय विपासना, जो डेरा की प्रबंधक एक्चुअल में हजूर पिताजी द्वारा बनाई गई थी, उसके रिश्तेदार के तौर पे देखा जाए। तब आपको ये सारी कहानी समझ में आएगी। कुछ दिन पहले उनके ऊपर एक हमला हुआ, या जो कहो उनकी दुकान में लूट हुई, और लूट होने के बाद उन पे हमला हुआ, और हमले के बाद व्यक्ति फरार हो गया, और उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई बैठी वो सब है। अब इसके बाद चर्चा ये उठ खड़ी भी, ये हमला था या लूट थी? दोनों में से एक चीज थी ना भी, हमला था या लूट थी। तो अब इसकी इंक्वायरी पुलिस को करनी थी, तो मौके पे डीएसपी महोदय, जो शहर के डीएसपी हैं, वो भी आए। जो भी जांच चल रही है
मैं आपको पहले भी बताया भी कानूनी तौर पे कागज भरना, वकीलों की तिगड़म है, कानून में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब अलग है। लेकिन कुछ जो गलियों में चर्चा चलती है ना, असल सच्चाई वहीं से निकलती है। बाकी पुलिस कोर्ट तो सब एक बैलेंस्ड वे में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का तरीका है। उस वारदात के अंदर रामगोपाल इंसान के चेहरे के ऊपर चाकू से वार किए गए हैं, चेहरे पे और पेट में, 2 जगह वार किए गए हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक आदमी सराफा, मतलब सोना चांदी की जो दुकान होती है, सराफे वाले कहते हैं, उनकी दुकान में कोई घुसे लूट मचाने के लिए। तो अपने हिसाब से आप इमेजिन कीजिए, उसने लूट मचानी है, तो उसने क्या किया, मान लो पैसा लूट लिया। 2 पैटर्न होंगे, या तो वो पहले हमला करेगा, हमला करने के बाद सामान लूटेगा, या फिर वो सामान लूटेगा और सामान लूटने के बाद जब उसको कोई पकड़ना चाहेगा तो वो अपने बचाव में हमला करेगा। दोनों में से एक चीज होगी। जितना हमने देखा है, जितना वीडियो फोटो व्हाट्सएप ग्रुपों में यहाँ लोकल घूम रहा है, उसमें जो खून वगैरह बिखरा हुआ है वो काउंटर के बाहर बिखरा हुआ है। मतलब जो जैसे दुकानदार काउंटर के अंदर की तरफ बैठते हैं, काउंटर के बाहर बिखरा हुआ है, मतलब हमला काउंटर के बाहर हुआ। तो ये मान के चले भी आदमी ने लूट मचाई, तो उसको पकड़ने के लिए राम गोपाल इंसान बाहर की तरफ आए तो ये हमला हुआ। यहां तक तो ये कहानी बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसके बाद इस कहानी में सबसे बड़ा पेच ये कि एक आदमी अपने आप को बचाने के लिए चेहरे पे भी चाकू मारेगा, हमला करेगा। अगर उसको पकड़ा कैसे गया होगा, क्योंकि वहां पे राम गोपाल इंसान के अलावा कोई और नहीं था। इतनी शांति से काम हुआ था कि बगल बाहर खड़ा एक बर्गर बनाने वाला व्यक्ति था, जो बिल्कुल साथ लगभग दुकान के जस्ट बाहर खड़ा था, उसको भी भनक नहीं पड़ी भी अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है दुकान के शीशे मोटे हो, आवाज बाहर ना आई हो और गौर ना किया गया हो। अब कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति, भागते हुए व्यक्ति को पकड़ोगे, वो अपने बचाव में जब हथियार चलाएगा तो आपके हाथों पे लगेंगे, आपके हाथ, मतलब वो हाथ से पकड़े तो हाथ पे मारेगा भी, आप छोड़ो उसे। वो आपके चेहरे पे, आपके पेट में चाकू नहीं मारेगा। तो यहां से सवाल खड़ा हो गया भी ये हत्या का प्रयास था या लूट का। तो यहां तक भी चीजें उलझ रही थी, लेकिन एक स्टेटमेंट आया सामने, मतलब एक घटनाक्रम में जो स्टेटमेंट सामने आया, अब घूमते फिरते आया हमारे तक भी जब वो व्यक्ति हमला कर रहा था तो राम गोपाल इंसान का स्वभाव काफी शांत है जितना हम जानते हैं। तो राम गोपाल इंसान नारा लगाने लगे, भगवान को बुलाएगा बंदा, ईश्वर पिताजी को याद करेगा, नारा लगाएगा भी मुझे बचा लो। तो जब राम गोपाल इंसान ने नारा लगाया, हालांकि ये बात कितनी सच है पता नहीं, हमारे पास भी घूम फिर के आई है, उनके करीबियों की तरफ से ही आई है और तो कहीं से आई नहीं। जब उन्होंने नारा लगाया अपने बचाव में, तो हमलावर ने ये बात कही कि कितने नारे लगा लो, बचोगे नहीं, बच नहीं सकते। अब ये बात हमलावर क्यों कहेगा अगर वो लूट मचाने आया है? यहां से सारा सिनेरियो बदल गया कि हमलावर हमला करते हुए ये बात बोल रहा है भी नारा कितने लगा लो, बच नहीं पाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। मतलब वो हमलावर राम गोपाल इंसान को मारने आया था, लूटने नहीं आया था। लूट उस हमले का कवर अप है, ये दिखाने के लिए भी लूट की वजह से, मतलब सेल्फ डिफेंस में कह लो, अपने आप को बचाने के लिए उस लुटेरे ने हमला किया, जिसमें सब कुछ हुआ। लेकिन इस सबके बाद जो अगली पिक्चर निकल के सामने आई, उसमें ये था भी राम गोपाल इंसान की पेट से आंतड़ियां बाहर आ गई थी। आमतौर पे जब हम चाकू मारेगा कोई तो आंतड़ियां बाहर तब आएंगी जब जगह स्पेस ज्यादा बन जाए। तो वो इतना स्पेस बन गया भी आंतड़ियां वहां से बाहर निकल आई। चाकू एक बार नहीं मारा गया, कई बार मारा गया, और इतना मारा गया भी आंतड़ियां तक बाहर निकल आई। और एक तस्वीर हमने आपके सामने डाली है, जब जख्मी हालत में राम गोपाल इंसान एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं अभी कब एम्बुलेंस आएगी और उन्हें लेकर जाएगी। तो किसी व्यक्ति ने बाहर से वो तस्वीर खींच ली उनकी दुकान के बाहर से। तो आप उससे अंदाजा लगा, उसमें भी आपको दिख जाएगा भी उनके पेट से आंतड़ियां बाहर निकल के लटक रही हैं। तो अब आता है भी राम गोपाल इंसान को अगर ये हत्या का प्रयास है तो मारना क्यों जरूरी है और क्यों मारा जा रहा है।
ये आप इसको गौर से समझिए, क्योंकि एडम ब्लॉक में जितनी भी हत्याएं की कहानियां हैं वो सब कुछ ऐसी ही मिलती जुलती हैं। मारने के बाद जो पड़ताल निकल के सामने आई भी, पुलिस को क्या करना चाहिए था। पुलिस रामगोपाल इंसा के पास जाएगी, उनके परिवारजनों के पास जाएगी, क्योंकि हमले के वक्त सिर्फ और सिर्फ रामगोपाल इंसा ही मौजूद था, किसी ने उस हमले को होते देखा नहीं। तो पुलिस परिवार से ये बयान लेगी भी क्या किसी व्यक्ति की निजी दुश्मनी है, वो बयान परिवार के सदस्य देंगे। हमला के दौरान सब कुछ क्या घटनाक्रम घटा, ये सारा बयान रामगोपाल इंसा ने देना है। वो व्यक्ति उसको जानता था नहीं जानता था, ये सारी कहानी रामगोपाल इंसा ही बताए। अब इसके बाद आगे की तफ्तीश शुरू होगी। बाकी सीसीटीवी खंगाल के जो आसपास के, क्योंकि मेन सीसीटीवी का तो वो डीवीआर उतार के ले गया, तो आसपास के सीसीटीवी खंगाल के उस आदमी को ढूंढने की कोशिश ये चलनी चाहिए। लेकिन पुलिस जा कहाँ रही है? पुलिस जा रही है एडम ब्लॉक के लोगों के पास, और एडम ब्लॉक की तरफ से एक दलाल छोड़ा हुआ है, उसके पास चक्कर काट रही है पुलिस। हमलावर की कुछ हद तक कह सकते हैं, अभी हमने भी खोज करने की कोशिश की, तो जो कहानी निकल के आई, हालांकि ये हमें नहीं पता अभी कौन है वो, पर जितनी कि हम उसकी पहचान कर पाए, तो जो फीचर्स जिससे पहचान पुलिस करती है वो बड़े कॉमन है, और आसानी से वो पहचान हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुलिस का परिवार को और रामगोपाल को छोड़ के ऐसे लोगों से संपर्क साधना और उनके पास बार बार चक्कर काटना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई भी, एडम ब्लॉक का इस मामले को दबाने के लिए पैरवी करना। मतलब क्या था कि जब ये वारदात हुई तो डीएसपी को भी एक्सपेक्टेड था भी डेरे का कोई खास आदमी है, कहीं रोड जाम ना कर दें, बवाल ना खड़ा हो जाए, तो डीएसपी ने स्थिति का मुआयना किया। लेकिन उसके बाद एक खबर चला दी बस सच को उन्हें खाना पूर्ति के लिए। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया जो एडम ब्लॉक कर रहा है, वो सारी इस सारे मसले को दबाने के लिए कर रहा है। दूसरा क्या है कि एडम ब्लॉक का सबसे मेन तरीका है, उनके हिसाब से रामगोपाल इंसान को मर जाना चाहिए था, पर वो कह लो भी नारा लगाया, जैसे भी कह लो भी, ईश्वर की कृपा से वो अभी जीवित है, और किन हालातों में ये मुझे जानकारी नहीं है। अब एडम ब्लॉक का तरीका क्या होता है, ये जैसी कोई चीज इनकी फेल होती है या कुछ करना होता है इनको, ये एक साथ सारे लोगों को उतार देंगे। मतलब राम गोपाल इंसान के जितने भी शुभचिंतक कह लो, जानने वाले कह लो, जो एडम ब्लॉक को भी जानते होंगे और राम गोपाल इंसान को भी जानते होंगे, वो तमाम लोग मैदान में उतर जाएंगे राम गोपाल इंसान और उसके परिवार को सलाह देने के लिए भी, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। जो व्यक्ति विश्वास जीतने में कामयाब हो जाएगा राम गोपाल इंसान का, उसके हिसाब से सारा केस मैनिपुलेट हो जाएगा और ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये सारी चीजें इस दिशा में चलेंगी। अब राम गोपाल इंसान से ऐसी क्या समस्या है एडम ब्लॉक को, या थी, क्या अभी भी है या नहीं है, या संभावना जो भी है, उसको टटोलने की कोशिश करते हैं भी क्या चीज है। थोड़े दिन पहले ही राम गोपाल इंसान की दुकान को, सच मार्केट, जो सच ज्वेलर्स की दुकान थी, उसको मार्केट के कॉम्प्लेक्स से बाहर कर दिया गया। मतलब जगह नहीं दी गई उन्हें कि आप यहाँ ज्वेलरी की दुकान नहीं खोल सकते। तो इसका सीधा सा मतलब है भी, एडम ब्लॉक को राम गोपाल इंसान का मार्केट के अंदर सच ज्वेलर्स की दुकान खोलकर बैठना मंजूर नहीं था। कोई ना कोई खींचतान रही होगी, तो ज्वेलर्स की दुकान बंद करवा दी गई। राम गोपाल इंसान ने अपनी खुद की दुकान खोल ली, क्योंकि उनका स्वभाव ईमानदारी वाला है, साफ सुथरा है, और किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है। उनका छोड़िए, उनके पूरे परिवार का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, उनके बच्चों का नहीं है। इवन उनकी जो मैडम मिसेज हैं वो भी डेरे के कॉलेज के डायरेक्टर है, तो कुछ नहीं है ऐसा विवाद। बावजूद इसके उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी है खुद की थी, उस पर दुकान बना ली, बिल्कुल मार्केट से जस्ट आगे 10 कदम की दूरी पे ही वहां अपनी दुकान बना ली और अपना बिजनेस चला लिया। और हो सकता है भी, क्योंकि हमने तो कभी वहां से कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन जितना हमने जानकारी मिली है कि वो अपने स्वभाव में बहुत साफ सुथरे थे, अपने हिसाब किताब में, और लोगों को उनकी दुकानदारी पे विश्वास भी था भी, वो मिलावटी माल नहीं बेचेंगे, और जो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही बेचेंगे। और जिस तरह से जो उनका अपना सर्कल था, वो जानते हैं लोग उनको अच्छे से भी, वो सिमरन करने वाले हैं या भक्ति वाले हैं, और इस तरह के फालतू झंझटों में नहीं पड़ते। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन इस सब में एक चीज जो हमारे पास पुरानी जानकारी है, वो ये कि जो सराफे
सराफा के लोग डेरा में काम करते थे, तो राकेश दिड़वा या उसकी जो टीम है वो अक्सर 3-4 करोड़ रुपया जब इनके पास कैश इकट्ठा हो जाता था तो ये जयपुर या दिल्ली से उन सराफों के जरिए सोने की ईंट मंगवा लेते थे। मतलब ये कैश में अपना कैश को दबा के नहीं रखते थे, ये सोने की ईंट के रूप में अपना मतलब जो आम अपनी पूंजी है उसको स्टोर करता है राकेश दिड़वा। या फिर कहीं पेमेंट देनी होगी 2 नंबर में, जो भी काम है, लेकिन ये हमें खुले तौर पे कह रहे क्योंकि हमें ऐसे सराफे मिले जिन्होंने मुझे खुद आके बताया भी इस तरह से ये काम करवाते हैं जयपुर दिल्ली साइड से, जहां से 3-4 करोड़ रुपए कैश भेज के सोने की ईंट मंगवा लेते हैं। और इस तरह की मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई 10 साल में एक ईंट आ रही है, मतलब हर 2-3 महीने में ये काम हो रहा है आराम से। तो कितनी ईंटें आई होंगी, कितने किलो की आई होंगी, तो अंदाजा नहीं। तो संभव है इस काम के लिए राम गोपाल इंसा पे भी दबाव बनाया गया होगा, या यूं कहें भी राम गोपाल इंसा से ये काम करवाया गया होगा। दोनों में से कुछ भी होगा, हमें दोनों की जानकारी नहीं है। लेकिन जो पार्टनर रहे, जो रामगोपाल इंसान के साथ और लोग भी काम सराफे के करते थे डेरा में, उन्होंने इस चीज की पुष्टि की भी एडम ब्लॉक ये काम करता है। उसके बाद एडम ब्लॉक ने जितने भी सराफे यहाँ काम करते थे सबका पैसा दबा रखा था, भी पैसा नहीं दिया किसी को भी, किसी का 10 लाख, किसी का 15-20, ऐसे ये जानकारी भी निकल के आ रही है। राम गोपाल इंसान का भी बहुत सा पैसा एडम ब्लॉक ने राम गोपाल इंसान को लौटाना है, लेकिन वो शायद नहीं लौटाया। तो उसके अलावा जो एक दो सराफे, जितने भी सराफे यहाँ पे थे, उनका पैसा भी नहीं लौटाया था, लेकिन उन्होंने भी तरीके से जोर जबरदस्ती, डंडा, कानून, जो भी लग सकता था, साम दाम दंड भेद लगा के अपना कुछ हद तक पैसा निकाला है, लेकिन उनको भी पैसा पूरा नहीं दिया। इसके बाद ओपन मार्केट में रामगोपाल इंसा ने जब अपनी दुकान खोली तो कस्तूर जो डेरे सिरसा का सबसे खास व्यक्ति है एडम ब्लॉक की तरफ से, सिरसा के लड़कों को जिस भी एडम ब्लॉक की गतिविधियों में लगा के रखता है, वो उसका भी ज्वेलरी का बिजनेस है। तो संगत का जो रुझान था ईमानदारी में, वो शायद रामगोपाल इंसान के पक्ष में था, जो स्थानीय संगत है, क्योंकि सराफे के काम में अक्सर पेट कस्टमर होते हैं, रूटीन के मतलब चलते फिरते कस्टमर नहीं होते, आपकी अच्छी फैमिलीज होती हैं जो आप टाई अप होता है, तो वैसे ही कस्टमर होते हैं। तो राम गोपाल इंसान का फेस ऐसा था, तो हो सकता हो बहुत से लोगों को लगता हो भी राम गोपाल इंसान उनका शरीक बन के बैठ गया बाजार में। तो हालांकि खाना पूर्ति के लिए डीसी को जाके एक दे आए चिट्ठी, जो सराफा एसोसिएशन होती है जो भी ज्वेलरी वालों की, उनकी तरफ से। और पर कुल मिला के ये है कि जितनी यहाँ के गलियारों में चर्चा है, भी पुलिस को या कह लो एडम ब्लॉक को पता है भी हमलावर कौन था, लेकिन ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही कोई कार्रवाई होनी है। ये सारा प्रोसेस ठंडे अवस्थे में कैसे डालना है, और इस चीज का अफसोस है भी राम गोपाल इंसान जीवित क्यों बच गया। तो शायद यही वजह है भी सिविल हॉस्पिटल के अंदर डेरा के एडम ब्लॉक के खास लोगों के भी कम से कम आधा दर्जन डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में अधिकारी भी हैं और डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल की ही जुरिडिक्शन के अंदर शहर का सबसे बड़ा, डेरे का जो अस्पताल है वो शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो भी चलता है। बावजूद इसके रामगोपाल इंसान ने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना मुनासिब समझा है, और ना सिविल हॉस्पिटल को अप्रोच किया है, ना ही डेरे के हॉस्पिटल को। इसका एक अलग पहलू यह भी है भी रामगोपाल इंसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, या परिवार कह लो उनका, जिसका कनेक्शन विपासना चावला की फैमिली से डायरेक्ट है। तो ये भी संभव है भी रामगोपाल इंसान विपासना चावला के करीबी होने के कारण बहुत से ऐसे राज जानता हो विपासना चावला के जरिए एडम ब्लॉक के काले कारनामों के, जिसको एक खतरे के तौर पे ये महसूस करते हो। और हो सकता है बातों ही बातों में इन दिनों में राम गोपाल इंसान ने कभी किसी के सामने जिक्र भी किया हो किसी बात का, और या फिर वो अपना पैसा मांगने के लिए कोशिश कर रहे हो, कुछ भी ऐसी बात, क्योंकि आमतौर पे जिसने पैसा लगाया होता है, जिसका नुकसान हुआ होता है, वो तो ऐसी बातें किसी ना किसी के सामने करता ही है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये इस सारे एपिसोड से समझ में आ रहा है भी मकसद राम गोपाल इंसान को जख्मी करना था या मारना था, और लूट मकसद नहीं था जितना हमें समझ में आया यहाँ की चर्चाओं के। बाकी कानून कैसे काम करता है वो तो, इतने सारे लोग एडम ब्लॉक ने मार दिए, कोई 2-4 मारे होते समझ, सैकड़ों में मार दिए, कानून फिर भी कैसे काम करता है वो सबको पता है। लेकिन ये सब कुछ है,
इस सब से अलग मैं आपको कुछ और भी बताऊं कि अमरीक सिंह का नाम बड़ा उछल के आता है एडम ब्लॉक की तरफ से, मतलब जिसने मोड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट करवाया या किया, जो भी कह सकते हैं, जिसका मास्टरमाइंड माना गया। तो पुलिस उसे भी पकड़ना नहीं चाहती, पकड़ के छोड़ देती है, अगर वो सामने आ भी जाता है तो उसे भी पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब जब जो डेरे की मौजूदा परिस्थिति है उसमें अमरीक सिंह की जो टीम है वो दोबारा से, अब सारा कंट्रोल अमरीक सिंह की टीम ने ही डेरे का कंट्रोल संभाला हुआ है इस टाइम पे। अब कोई दूसरी टीम नहीं संभालती, जिस तरह पहले समितियों के लोग थे, अब धीरे धीरे करके वो सब निकाल दिए गए हैं। तो अब अमरीक सिंह के जो अपने खास आदमी हैं वो ही संभालते हैं। अब इस पूरी टीम का लीडर अमरीक सिंह तो चलो फरार है पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन उसका जो मेन लीडर है अब वो खरड़वाल है, जो अमरीक सिंह की जगह काम कर रहा है एक तरह से। खरड़वाल नाम से कोई सतब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी तो खैर नाम के ही है। और इसके अलावा एक व्यक्ति है जिसने अमरीक अमरीक सिंह जब तक फरार रहा है, अब तो फरार ही है, लेकिन लंबे समय तक अमरीक सिंह की के घर पे उसकी बहनों का ख्याल रखा, अमरीक सिंह की बहनों के साथ वो की रक्षा के लिए, मतलब एक तरह से वो लंबा समय उनके घरों में गांव में रहा। तो वो व्यक्ति अब, मतलब एक खास जो गुर्गा कह सकते हैं, गुर्गा अमरीक सिंह का, वो अब डेरे का मेन गेट कंट्रोल करता है। तो मतलब कुल मिला के हम देखें तो अमरीक सिंह की टीम के जितने भी जो 2 नंबरी आदमी हैं वो सब दोबारा से असेंबल होके डेरे की सारी जो सिक्योरिटी, ये कह लो कवर अप है, सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको दोबारा से संभाल रहे हैं और अपने अनुसार चला रहे हैं। तो क्या मतलब ये एक आपराधिक ग्रुप जो दोबारा से अमरीक सिंह के कंट्रोल में चलता था वो अब खरड़वाल के कंट्रोल में चलने लगा है। और फाइनली अब उनका ये पहला शिकार है, ये हो सकता है औरों को भी शिकार बनाया हो, जो राम गोपाल इंसान एक नया शिकार के तौर पे लिया है। क्योंकि थोड़े दिन पहले की बात है, तो महीना अप्रैल की बात है, अप्रैल में आपको ध्यान हो भी, उस टाइम भी हमने लाइव में बताया था कि मेरे को भी पुलिस ने उठाया था, सीआईए या थाने वाले जो भी कह लो, सदर थाने की पुलिस थी और सीआईए स्टाफ ने भी, इन्होंने कोई अपना कोई बंदा तैयार करके बिठा दिया जी, लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है जी, रानीप्रीत से 50 लाख की फिरौती मांगी है वगैरह वगैरह। ये सारी कहानी मतलब अ, हुई थी उस टाइम पे। टी शर्ट की वजह से कमेंट नहीं पढ़ पा रहे, चलो कमेंट बाद में पढ़ लीजिएगा जी। तो उसमें भी इन्होंने मेरे को डबवाली से गिरफ्तार करवाया था, हालांकि उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब हमने जानकारी निकाली तो पता चला अभी एक माशा नाम का प्राणी है, 45 नंबर बनता है अपने आप को। और खुले तौर पे हम कहते हैं भी, कहते हैं ना, प्योर व्यभिचारी आदमी, मतलब कोई लिमिट ही नहीं होगी किस हद तक व्यभिचार में ये लिप्त आदमी है। सरेआम रंगे हाथ भी हमने पकड़ा है इसको, इसकी घरवाली के सामने ले जाके भी पकड़वाया, वैसे घरवाली को भी रंगे हाथ दिखाया भी किस लेवल का ये आदमी है। उसने सेटिंग की थी एसएचओ से, उस टाइम एसएचओ शायद बनवारी लाल था कि देवी लाल था, वैसा कुछ नाम था। वे उससे सेटिंग करी भी, इस तरह करके मोहित को फंसाना है तरीके से, सारी प्लानिंग करी और उसके बाद सीआईए स्टाफ से प्लानिंग करी, लेकिन मालक तो फिर हमारा भी है। और वो प्लानिंग सारी धरी धराई रहेगी आजकल भी जगह जगह ये, क्योंकि फिलहाल जो देखने में आ रहा है कि जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हैं बाहरी तौर पे, जो पैसा देके गुंडों से या पुलिस वालों से सेटिंग करके काम कराने का, वो माशा ज्यादा काम करता है इस तरह के। तो बाकी जब इस तरह के काम कर रहे हैं तो बाकी सारे, आप सोचो भी लड़कीबाजी में भी खुले तौर पे है। महेंद्र पाल बिट्टू के साथ खुले तौर पे इसका जो बेकरी पे बैठ के चलता था, यहाँ पे एक बेकरी भी है रॉयल बेकरी, तो उस पे बैठ के पूरा ये धंधा चलाते थे अपना। तो सबको यहाँ लोकल सबको जानकारी है, बाकी बेशर्मी है कहने को दुनिया भगत मानती फिरे, पर है ये सब चलता है। तो उन्होंने ये काम उस समय भी किया, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो वो अमरीक सिंह वाला ग्रुप है दोबारा से डेरा में कंट्रोल में, मतलब वो सारे आपराधिक जितने भी तंत्र थे वो सारे इकट्ठे होकर दोबारा से अब इन आपराधिक गतिविधियों को, जो पहले कत्ल मर्डर करवाया करते थे या खुद करते थे, वो सब अब दोबारा से इकट्ठे हो गए खरड़वाल की लीडरशिप में। और एक प्रीतम प्रीतम नाम का बंदा है, वो रोहित जी के फादर का बड़ा खास प्रिय आदमी है, बाकी समझदार को इशारा काफी, तो वो भी शायद इनका थोड़ा बहुत सहायक है। तो खैर ये चीजें तो राम गोपाल इंसान पे हुए हमले से संबंधित थी। इसके अलावा एक जानकारी और मिली है, वो जानकारी कितनी है मालूम नहीं, लेकिन देने वाला शख्स थोड़ा ईमानदार है, सही है। उनका ये कहना है भी, हमने हालांकि आपको लगभग हर तरीके से बता दिया भी डेरे में कौन सा व्यक्ति किस तौर पे कैसे काम कर रहा है,
लेकिन फिर भी एक जानकारी नई निकल के सामने आई है, क्योंकि हमने अब एडम ब्लॉक को देखना बंद कर दिया था, अभी कौन कितने पानी में है वो सबका आपके सामने रख भी दिया था। लेकिन फिर भी एक जानकारी निकल के आई है, अभी कोई एक महिला और ऐसी है जो एक्सपोज नहीं है, मतलब सामने नहीं है, लेकिन वो कोई बड़े स्केल पे इस सारे षड्यंत्र के अंदर शामिल है। और ये महिला कोई आम महिला नहीं है, मतलब एक ट्रेंड एजेंट है, कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो जो इस सारे प्रकरण को बहुत करीब से जानती है, देखती है, और उसमें इसकी बहुत बड़े स्केल पे भागीदारी भी है। उसके बाद हमने 2-3 दिन इस पे मंथन करने की कोशिश की, जितने भी लोग थे सबसे मंथन हुआ भी आखिर ये महिला कौन हो सकती है। जितनी जानकारियां निकल के आई उसके बाद हमने 3 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया है, और तीनों महिलाओं की जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे संबंधित आपको और कोई भी जानकारी मिले तो आप इनबॉक्स में भेज सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। पहली महिला तो गुरचरण कौर है। हालांकि गुरचरण कौर काफी एक्सपोज्ड है। गुरचरण कौर का बेटा जो है वो एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और पंचकुला में जब हमला हुआ तो गुरचरण कौर ने शायद उसी की मदद से खुद का फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड बना के अपने आप को बचाया। गुरचरण कौर अपनी उस एक लड़कियों के ग्रुप को लीड करती है, लेडीज को, खासतौर पे उन लेडीज में जो जिम्मेवार लेडीज हैं वो अधिकतर बदचलन है। तो ये अक्सर ब्लैकमेल करती है, और ब्लैकमेलिंग के जरिए इसका डेरे में सारा काम चलता है। भी ओपन तौर पे, मतलब जो प्रबंधकों के लेवल पे जो कोई किसी गलत संबंधों में पड़े हुए हैं उन सबको एक तरह से ब्लैकमेल करके सबके तरीके जानती है। तो अपनी महिलाओं के ग्रुप से ये ब्लैकमेल करके सिस्टम चलाती है, और ये ज्यादातर जगजीत सिंह के कांटेक्ट में रहती है। और जगजीत सिंह आपको पता है अकाली दल का है, तो हम ये कह सकते हैं भी अकाली दल के जरिए अगर किसी महिला को प्लांट किया गया होगा तो पॉसिबली वो अ, हो सकती है गुरचरण कौर। और खुले तौर पे पिताजी ने कई बार ये चीजें संगत के सामने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाहिर की, गुरचरण कौर का व्यवहार, और बाकी जिस तरह से वो झूठ बोल के पैसा लूटती आई है, और जिस तरह से उसने लोगों को उकसा के उनको आत्मदाह करवा के मरवा भी दिया, तो मतलब भावनाओं पे ना भड़का के लोगों की, और किस तरह से वो दंगों के अंदर भी खुले तौर पे मतलब फिदायीन बनाने के लिए जानी जाती है अपनी तरीकों से। तो पॉसिबली हमारा पहला सस्पेक्ट गुरचरण कौर है, लेकिन खबर देने वाले ने इतनी गंभीरता से खबर दी है, तो गुरचरण कौर क्योंकि एक्सपोज्ड है खुले तौर पे, हमने काफी हद तक उसे एक्सपोज किया है, तो अभी पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं अभी कम है, जिसको हम ढूंढना है उसकी। दूसरी एक महिला है जिसका नाम डॉक्टर मनु है। डॉक्टर मनु डेरा के हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट है, लेकिन ये गायनाकोलॉजिस्ट 2017 के बाद बनी है, मतलब पिताजी के जेल जाने के बाद। जो बहनों वाले पंडाल में बहनें जानती हैं, अगर आपको मैं इनका पहचान बताऊं तो शायद आप समझ जाओगे। बहनों वाले पंडाल में एक डॉक्टर लेडी थी, सांवले से रंग की, थोड़ी लंबी हाइट की, पतला शरीर था। ये लेडी अक्सर हर जगह घूमती रहती थी और किसी ना किसी को कोई ना कोई दवाई देती रहती थी। दवाई देने के बहाने ये हर जगह एक्सेस ले लेती थी। एक अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज से गायनी, मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं एमबीबीएस के बाद, डीएनबी या एमडी या डीजीओ, इस तरह से इसने डिग्री की हुई थी, जो लेडीज की बीमारियों में स्पेशलिस्ट थी है। इतनी डिग्री करने के बावजूद इसने नौकरी करना पसंद नहीं किया, और इसने मतलब ये दिखाया कि पिताजी से इसका प्रेम इतना ज्यादा है कि इसने प्रेम में कोई नौकरी करना पसंद ना करके डेरे के पंडाल में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा के तौर पे सेवादारों को दवाई देना मुनासिब समझा। सेवादार खास बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ ये नहीं आती थी। और इसके अलावा क्या है कि अब उसको दवाइयां कौन ला के देता था वहां पे, ये एक बड़ा सवाल है। भी एडम, कोई भी व्यक्ति पंडाल के अंदर इस तरह किसी को दवाई कैसे बांट सकता चलता फिरता? प्रसाद बांटना अलाउड नहीं होता इस तरह से बिना किसी आज्ञा के, तो दवाई बांटना कैसे अलाउड था? और लेकिन इसका मतलब था भी उसका मानसिक संतुलन सही था, और एडम ब्लॉक की सहमति में ही वो दवाइयां बांटती थी, और एडम ब्लॉक को उस पर विश्वास था। बावजूद इसके उसको कोई डिस्पेंसरी बना के नहीं दी गई बहनों की तरफ, कहीं भी चलो डिस्पेंसरी बना के वहीं बैठ जाए परमानेंट, जिस तरह भाइयों की तरफ एक डिस्पेंसरी थी वो वहां बैठे, लेकिन उसका इलाज का बहाने उसकी पंडाल के हर कोने में एक्सेस थी। इसके अलावा एक अजीब व्यवहार उसका ये था कि जब रूबरू नाइट होती थी तो आपको ध्यान है भी हर 3 घंटे या 2 घंटे बाद हजूर पिताजी के जैसे स्टेज के ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी होती थी, आपने देखा हो स्टेज के ऊपर, तो उस लाइटों से बहुत गर्मी उठती थी।
मतलब ऐसे जैसे लाइट से बहुत ज़्यादा गर्मी उठती थी। तो 2 घंटे के अंदर पिताजी के शरीर पे पसीने बहुत आ जाते थे, तो हर 2 घंटे बाद पिताजी अपने कपड़े बदल के आते थे। इसको दूसरी तरह से दिखाने के लिए हम कहें भी पिताजी अपना गेटअप बदल के आते हैं, चलो ये उनकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट बना देते थे। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी भी वहाँ लाइटें कम से कम 20-30 लाइटें होती थी, फोकस लाइट, जिससे स्टेज पे गर्मी उठ जाती थी और पसीनो पसीन हो जाते थे पिताजी, और इसलिए उनको कपड़े बदलने पड़ते। इंटरेस्टिंग ये है कि डॉक्टर मनु भी उस रूबरू नाइट में 3 बार कपड़े बदलती थी, हर रूबरू नाइट में अपने भी, मतलब 3 बार कपड़े बदलती थी। ये बड़ा अजीब है भी। क्या वो अपने आप को मीराबाई या कुछ इस तरह से घोषित करना चाहती थी? एक अलग तरह का मतलब बिहेवियर था। और इतना प्रेम दर्शाना भी, मैंने भी 3 बार कपड़े बदलने हैं, फिर जब पंडाल में बैठना तो घूंघट निकाल के बैठना भी, सिमरन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब एक सारा एक अपरेंट, एक आपको लगे बड़ा बड़े भक्त वाला ये सारे लक्षण है। जैसे ही हजूर पिताजी जेल में गए, उसके तुरंत बाद जब डेरे में चेकिंग ये सब दबाव था, डेरे के सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी पीछे हटने लगे। वहां डॉक्टर मनु को चार्ज दिया गया एडम ब्लॉक की तरफ से डेरे के हॉस्पिटल में। मतलब पिताजी के जेल जाते ही डॉक्टर मनु को डेरे के हॉस्पिटल में अच्छी खासी तनख्वाह पे डॉक्टर रख लिया गया। इससे चलो एक चीज पहले रह गई, जब ये डेरे के पंडाल में इस तरह से दवाइयां बांटती थी, तब भी डेरा की तरफ से डॉक्टर मनु को हॉस्पिटल के अंदर ही एक कॉटेज दिया गया था, कॉटेज में कमरा दिया गया, कॉटेज का एक सेटअप दे रखा था पुराने हॉस्पिटल में भी। नया हॉस्पिटल तो 2014 में बना, उससे पहले भी पुराने हॉस्पिटल में कॉटेज दिया हुआ था। और जिस तरह के कपड़े डॉक्टर मनु पहनती थी, वो ऐसा नहीं है भी कोई गरीब घर से थी या कोई सक्षम नहीं थी, पर अचानक से 2017 में लाख रुपए के करीब तनख्वाह के ऊपर या उससे ज्यादा की तनख्वाह पे डॉक्टर मनु को डेरे के हॉस्पिटल में नौकरी पर रख लिया जाता है। वो सारा प्रेम सब सब गायब, कोई डेरे की सेवा सब बंद, अब सिर्फ पैसे के बिना कोई काम नहीं होगा। तो ये जो एक प्रोफाइल है, ये हम आमतौर पे फिल्मों में भी देखते हैं और वैसे भी फिजिकली भी हमने देखा है कि ये एक आर्टिफिशियल प्रोफाइल है। और ये प्रोफाइल एक एजेंट का प्रोफाइल है, जहाँ पे खुद को पागल सिद्ध करना, बेवकूफ सिद्ध करना, और लेकिन काम भी ऐसे हैं जो बड़े इंटेलिजेंट आदमी के हैं भी। दवाई देने के बहाने पंडाल के हर एरिया की एक्सेस रखना, कहने को डेरे का उससे कोई संबंध नहीं है, फिर भी पंडाल में उसको दवाइयां अवेलेबल कराना मरीजों को बांटने के लिए, और उसको डेरे में ही रहने के लिए कॉटेज भी देना, और पिताजी के जेल जाते हैं उसको नौकरी रख लेना। तो दूसरी सस्पेक्ट हमारी डॉक्टर मनु सिंगला है, शायद सिंगला है कि क्या है, तो फिलहाल डेरे के हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजी की डॉक्टर है। तो ये एक सस्पेक्ट है, दूसरी लेडी। इसको भी हम कह सकते हैं कि गुरचरण कौर को हम 20% लें तो, या 20-25% लें तो हम डॉक्टर मनु को 60-70% तक ले सकते हैं भी। ये भी ऐसी लेडी हो सकती है, पर इसका प्रबंधकों पे उतना होल्ड नहीं है, इसका डेरे की बड़ी मीटिंगों में एक्सेस नहीं थी, वहां ये नहीं बैठती थी, और बड़े लेवल पे कहीं संगत को एड्रेस नहीं करती थी, कहीं होल्ड नहीं, मतलब कहीं कम्युनिकेट नहीं करती थी। तो ये छोटे लेवल पे जैसे कहते हैं ना भी, किसी एक आधे आदमी को टारगेट करना है या 5-7 बंदों पे निगाह रखनी है, जैसा भी, सिर्फ वहां तक तो चल सकती थी, लेकिन बड़े स्केल पर ही, इसलिए हम इसको 50-70% तक हम इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। तीसरा जो सबसे मेन सस्पेक्ट है वो है डॉक्टर अशोक की वाइफ। डॉक्टर वेदिका नाम है, हालांकि नाम कुछ और है ओरिजिनल, पर वेदिका नाम से ही सारे यहाँ जानते हैं। ये हमारी सबसे प्राइम सस्पेक्ट है। ये क्या है कि डेरे की हॉस्पिटल के जरिए हर बड़ी मीटिंग्स में, हर बड़े फंक्शंस में, हर जगह इसकी एक्सेस है, और हर मीटिंग में इसको मेंबर भी बनाया जाता था। और इसका रोल इसलिए डाउटफुल है भी, ये लेडी अपने 6 महीने से 1 साल की बच्ची को छोड़ के डिग्री करने चली गई थी, और अपने इस मतलब हस्बैंड के पास छोड़ के, डॉक्टर अशोक के पास छोड़ के। दूसरा क्या है भी, जो हमने छोटे माता जी वाला किस्सा बताया आपको, उस किस्से में भी डॉक्टर वेदिका डॉक्टर अशोक से ज्यादा एक्सेस रखती थी छोटे माता जी की। तो पॉसिबली है भी डॉक्टर वेदिका के जरिए डॉक्टर अशोक सारा कंट्रोल करता है। लेकिन इससे अजीब बात यह है कि जितना मैं व्यक्तिगत तौर पे इस परिवार को जानता हूं, डॉक्टर वेदिका डॉक्टर अशोक से कई मायनों में आगे है, शांत है, गुस्सा नहीं है, ऊंचा बोलना नहीं है, लेकिन जो निगाह है, सेंस ऑफ ह्यूमर कह लो या आईक्यू है, वो डॉक्टर अशोक से कहीं ज्यादा है। और यहां तक भी हमें चीज अजीब, मतलब हालांकि अजीब है,
और किसी भी बड़ी कमेटी कोई भी बनती थी जिसमें डॉक्टरों को इंट्रोड्यूस किया जाता, उसमें डॉक्टर वेदिका को खास तौर पे लिया जाता था। शाही परिवार से संबंधित किसी भी तरह के इलाज चलते डॉक्टर वेदिका की मर्जी के बगैर आगे काम नहीं होता था। अगर हम पूरे प्रोफाइल को एक चीज उसमें डालें तो एक चीज समझ में आती है कि डॉक्टर अशोक एक तरह से डॉक्टर वेदिका का एक नौकर है, ना कि हस्बैंड। हालांकि हो सकता है हस्बैंड के प्रोफाइल में हो या हस्बैंड एक्चुअल में हो भी, लेकिन जितना उनकी बेटियों का और डॉक्टर अशोक का और डॉक्टर वेदिका का जो पर्सनल लेवल पे मैंने समझा है, उसमें डॉक्टर अशोक जो है वो डॉक्टर वेदिका के साथ एक नौकर की तरह पेश आता है। मतलब जैसे डॉक्टर अशोक एक नौकर है और हस्बैंड की तरह पेश नहीं आता। और घर में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन उनकी है। तो ये चीजें अजीब हैं। इसके बाद जो हमारे पास जानकारी थी कि ये कि डॉक्टर वेदिका अक्सर अकेले किसी ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में जाती है, कहीं कहाँ जाती है पता नहीं, कौन लेकर जाता है पता नहीं, लेकिन ये चीजें नोटिस आई आज से साल 1.5 साल पहले। मतलब सूचना दे देने ने सूचना दी, जो थोड़े बहुत पहरेदार होते हैं या देखने वाले जिस तरह के बंदे होते हैं, तो उन्होंने बताया भी ये बड़ा अजीब है। और खास तौर पे जब यूपी वाले की ये गुड़गांव वाली पैरोल हुई थी ना, जहाँ पे गुड़गांव में 21 दिन रहा था, छुपा के रखा है इन्होंने उस टाइम पे। तो ये जो डॉक्टर वेदिका का जो प्रोफाइल है ये सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी इतने साल, करीब करीब 20 साल हो गए, 20 साल से ज्यादा ही हो गए, 20 साल तक हड्डियों की सर्जरी करने के बावजूद भी डॉक्टर वेदिका हड्डियों की किसी भी तरह की सर्जरी परफेक्टली नहीं करती, कोई ना कोई कमी छोड़ ही देती है। मतलब हजारों, मतलब कितने ही मरीज मैंने ड्यूटी पर रहते भी देखे हैं और बाद में भी देखे हैं। मैं डॉक्टर वेदिका के मरीज कभी भी ढंग से पूरी तरह ठीक नहीं होते। अब जिनको पता ही ना हो कि पूरी तरह ठीक होना कैसा होता है वो चाहे जाते हो, लेकिन अमूमन छोटी से छोटी सर्जरी में भी डॉक्टर वेदिका बड़ी से बड़ी गलतियां करती रहती है। इस सब के बावजूद भी डॉक्टर वेदिका को कभी मतलब हटाया नहीं गया, कोई उनके काम पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया, कभी उनके सिर के ऊपर कोई बड़ा सीनियर ऑर्थोपेडिशियन या हड्डियों का डॉक्टर लाया नहीं गया। इसके बावजूद क्या है कि जब 25 अगस्त के बाद जब डॉक्टरों की इंक्वायरी हुई तो डॉक्टर अशोक और डॉक्टर वेदिका दोनों ऐसे डॉक्टर थे जिनकी डिग्रियां नहीं मिली थी। तो सिरसा के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इन दोनों डॉक्टरों की रिपोर्ट बना के दी थी कि ये दोनों डॉक्टर बिना डिग्री के हैं। हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। मतलब रिपोर्ट को नेग्लेक्ट करके दोबारा जांच करने के ऑर्डर दे दिए थे, उस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया था। डॉक्टर वेदिका और डॉक्टर अशोक के पास हाई कोर्ट के जजों की फैमिलीज की तरफ से भी शादियों के इनविटेशन आते रहे हैं, ये मैंने खुद देखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट्स के जजेस की फैमिलीज के साथ इनके अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अशोक का बिहेवियर एक लोअर मिडिल क्लास वाले व्यक्ति जैसा है जो बहुत कम पैसे में गुजारा करता है। और जबकि डॉक्टर वेदिका का जो प्रोफाइल है वो इस तरह से गरीब दिखना या गरीब की तरह रहना नहीं है। ये सब चीजें मतलब हमारे जो प्राइम सस्पेक्ट बनाती हैं वो डॉक्टर वेदिका को बनाती हैं। अभी इन तीन, हालांकि कोई और निकला है कल को, कुछ लोगों ने डॉक्टर आदित्य की वाइफ को भी बोला था, लेकिन डॉक्टर आदित्य की वाइफ की जो पेरेंट फैमिली है, अपनी मैटरनल फैमिली या माइका जिसे कहते हैं, उनका, उनके जो फादर है उनका अच्छा खासा सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड पुराना है। तो हम ये नहीं कह सकते अभी भी उनको उसको ट्रेंड किया हो, बाकी उसकी अकल मैंने देखी है घुटनों में ही। लेकिन डॉक्टर वेदिका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो हो सकता है कि एजेंट के तौर पे डेरे के अंदर काम कर रही हो, क्योंकि इसकी हर जगह बराबर से इन्वॉल्वमेंट है, हर मतलब एक्टिविटी पाई जाती है और काफी एक्टिविटी संदेहास्पद है। इसके बाद जो फैंटेसी कह लो या थोड़ा बहुत जो पिताजी की फिल्मों में से चीजें ढूंढते रहते हैं, भी हो सकता है उसमें कुछ सही हो। जो देखो विश्वास करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन एक पिताजी ने फिल्म बनाई थी, शेर दिल वाली फिल्म आपने देखा हो, जिसमें सारे राजा पागल हो जाते हैं, एलियंस आ जाते हैं। जो एक एलियंस वाली दो फिल्में थी, पहले वाली जो फिल्म थी MSG लायन हार्ट वाली थी, दूसरी शायद हिंद का नापाक को जवाब थी। जो लायन हार्ट वाली फिल्म थी उसमें जब हजूर पिताजी जख्मी हो जाते हैं और बाद में वापस आते हैं, तो उसमें ये दिखाया गया है भी एलियंस की मौजूदगी में, जब तक एलियंस वहां मौजूद होते हैं तब तक सारे लोग इंक्लूडिंग बैन चरणप्रीत को भी, जो
उस समय उस कैरेक्टर में शेरदिल की बहनें दिखाई गई हैं, वो भी पागल हो जाती हैं, राजा के बच्चे भी पागल हो जाते हैं, मंत्री सब पागल हो जाते हैं। और पिताजी उसमें एलियंस को मारते हैं, तो उनके मरते ही वो सारा प्रभाव जो एलियंस का है वो खत्म हो जाता है आम जनता के ऊपर से। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उसमें एक सीन दिखाया गया है छोटा सा, उस सीन में ये दिखाया गया है भी, वहां पे एक लेडी दिखाई गई है जो जिसके ऊपर एलियंस का प्रभाव नहीं होता। उसके और उसके साथ खड़ी तीन चार लेडीज हैं, उनके ऊपर एलियंस का प्रभाव नहीं होता। और ये एक सीन दिखाया गया, वो लेडी का रोल जो कर रही है रानी की तरह जैसे बिठाया हुआ है, वो रोल डॉक्टर वेदिका को दिया गया है। हालांकि हमने टेक्निकल तौर पे फिल्म बार बार देखी भी, आखिर इस रोल का कोई इम्पोर्टेंस है फिल्म में? पिताजी की फिल्मों में कई चीजें ऐसी हैं जिसकी फिल्म में कहीं कनेक्टिविटी नहीं है स्क्रीन प्ले में, बावजूद इसके वो सीन डाले गए हैं। और वो सीन थोड़े डाउट क्रिएट करते हैं कई चीजों पे भी, शायद कोई ये इंडिकेशन है भी, जब एलियंस का की मौजूदगी का प्रभाव इतना था कि सारा देश ही पागल हो गया। और उसके बाद तो रानी पागल क्यों नहीं हुई? वो एक नॉर्मल कैरेक्टर क्यों दिखाया गया, और उसका उस पूरी फिल्म में सिर्फ इतना ही रोल है, और कहीं वो आपस में कनेक्ट नहीं करता कि चलो कोई कनेक्टिविटी बैठती हो उसकी। तो जो फैंटेसी से हम समझें कि फिल्मों के जरिए समझें, तो भी डॉक्टर वेदिका का जो रोल है वो बड़ा डाउटफुल है। तो ये सारी चीजें जैसे हम MSG 1 में समझते हैं भी, एक डॉक्टर है जो मुस्कान के साथ मिला हुआ है, उसमें पिताजी एक सिक्योरिटी गार्ड पे भी शक करते हुए दिखाई देते हैं, अभी जो उनके पिताजी की सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी लगे हैं उस पे भी शक करते दिखाई देते हैं, प्रबंधकों पे भी शक करते दिखाई देते हैं, सब पे दिखाया देता है। तो वो वहां से डाउट आता है भी, हाँ कि पिताजी के इर्द गिर्द जो सिस्टम है वो कोई थोड़ा बनावटी था, वो कुछ पिताजी के खिलाफ काम कर रहा था। उसी पैटर्न को हम इसमें भी देख सकते हैं फिल्मों के जरिए भी, डॉक्टर वेदिका का जो रोल दिखाया गया वो सिर्फ इतना ही दिखाया गया है भी, उसके ऊपर एलियंस का प्रभाव नहीं है। और पिछले एक दो लाइव से पहले हमने डिस्कस भी किया, जिनको एलियंस एलियंस दिखाया जाता है वो एक्चुअल में मतलब एक तरह से हम कह लो भी धर्म को तोड़ने की विचारधारा वाले लोग मान सकते हैं भी, धार्मिक धर्म की जो सच्ची मतलब परिभाषा है उसको खत्म करने वाले लोगों को हम एलियंस कंसिडर कर रहे हैं एक तरह से अपनी इस सारे डिस्कशन में। तो खैर ये चीजें हमारे को समझ में आई भी। आपके पास दो चीजें हम आप कंक्लूड कर रहे हैं, पहली ये कि जो राम गोपाल इंसा है भी, गलियारों में ये चर्चा है भी, ये एक हत्या की साजिश थी, या एक तरह से बाकी सारे व्यापारी या जितने भी आसपास के लोकल लोग हैं इन सबको एक मैसेज है कि एडम ब्लॉक के खूंटे से बंध के रहो, खिलाफ जाने की गलती सोच में भी मत लाना। ये एक तरह से क्लियर कट मैसेज है यहाँ के लोकल लोगों को, हो सकता है भी क्योंकि इसके बाद एक घटना और ऐसी हुई उस समय पे, एडम ब्लॉक की तरफ से तीन चार लोग उतरे मैदान में, जो सड़क के ऊपर ये शोर मचाने लगे भी, एडम ब्लॉक के नियंत्रण में जब तक ये जगह थी तब तक तो इस एरिया में तब तक तो ऐसी कोई वारदातें नहीं होती थी, लेकिन अब एडम ब्लॉक के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए यहाँ पे वारदातें होती हैं, हो रही हैं। मतलब उन तीन चार लोग वो नए चेहरे थे, कोई ऐसा नहीं था पुराने थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, नए चेहरे थे बिल्कुल। उन्होंने ये परसेप्शन बनाने की भी कोशिश की इलाके में यहाँ पे, क्योंकि डेरे के बिल्कुल सामने ही दुकान थी, तो कोशिश इस बात की भी एडम ब्लॉक का वर्चस्व होना चाहिए, उसकी नीड है। लेकिन लोगों ने क्योंकि उनकी बातों को काट दिया, इसलिए वो ज्यादा उनका प्रोपेगेंडा चल नहीं पाया। मतलब एडम ब्लॉक क्लियर कट तौर पे ये मैसेज देना चाहता है मार्केट या आसपास के इलाके के लोगों को भी, हमारे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो जो राम गोपाल इंसान के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हालांकि एडम ब्लॉक का जो पैटर्न है वो यही है कि ये दोस्त बन के पीठ पीछे वार करते हैं, इनको सामने से कभी कोई उतर के नहीं आता। मतलब ये किराए के गुंडे गुमनाम होते हैं, गुमनाम खत्म हो जाता है, कोई भी व्यक्ति यूं नहीं है भी अनक में हाँ जी मेरी दुश्मनी थी मैंने ये काम किया है। तो वो हमने आपको बताया भी कौन कौन फिलहाल डेरे में इन आपराधिक गतिविधियों को सामने से लीड कर रहा है, पीछे चेहरे बहुत सारे हैं, कौन सा चेहरा क्या काम कर रहा है पता नहीं। फिलहाल तीन आपको याद रखने चाहिए। एक खरड़वाल है जो इस टाइम पूरे गैंग को लीड कर रहा है, माशा है जो गुंडों को पुलिस वालों को सेटल करने का काम करता है, और एक लड़का और है उसका नाम मुझे नहीं पता, पटियाला साइड का है वो, जो अमरीक सिंह का खास गुर्गा है और डेरे का छासत नामजी धाम का मेन गेट संभालता है। तो ये तीन ऐसे शख्स हैं जो फिलहाल खुले तौर पे फ्रंट एंड पे आके काम कर रहे हैं। बाकी
बैक एंड पे रखे इस जुड़वा को तो आप बाय डिफॉल्ट ही मान लो। हनीप्रीत को तो सजने संवरने के अलावा कोई काम है नहीं, बाकी पैसा फेंक ही रखा है, उसका चेहरा इस्तेमाल होता है। सतपाल पांडे का हमने आपको बता दिया अभी क्या काम करता है। डॉक्टर अशोक का, उसकी वाइफ का, और डॉक्टर मनु का, और गुरचरण कौर का। गुरचरण कौर को तो चलो थोड़ा बहुत नीचे लेके चलते हैं, तो ये है। और दूसरा ये कि हमें एक महिला की तलाश है, और ये एक पुख्ता खबर ही मान के चलिए भी, जो महिला एजेंट के तौर पे डेरे के अंदर इस सारी गतिविधियों पे निगाह रखती है और एक तरह से एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमारे सस्पेक्ट में 3 महिलाएं हैं, गुरचरण कौर, डॉक्टर मनु जो हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर वेदिका जो डॉक्टर अशोक की वाइफ है। इसके अलावा कोई और महिला आपको लगता है भी संदेहास्पद हो, जो इस लेवल पे हो कि प्रबंधकों के साथ उठना बैठना हो, सब कुछ कंट्रोल में हो? या फिर हम 2 महिलाओं को और शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, पुष्पा को और शोभा को। लेकिन शोभा को भी इतना नहीं कह सकते, पुष्पा को इसलिए क्योंकि उसका डिफेंस से कनेक्शन है पहले से। कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस स्टेज पे भी कुछ नहीं कह सकते कि उतनी डिटेल हमने निकाली नहीं है पुष्पा के बारे में। तो लेकिन पुष्पा भी डॉक्टर अशोक के साथ मिलकर काम करती है। डॉक्टर मनु सिंगला का भी डॉक्टर अशोक से अच्छा खासा संबंध है। और ये एक बड़ा सवाल है भी, क्या डॉक्टर अशोक वास्तव में डॉक्टर वेदिका का हस्बैंड है भी या नहीं? ये एक हमारे लिए अब नया डाउट है, जो उसको हम रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बिहेवियर है डॉक्टर अशोक का, हो सकता है इस प्रोफाइल में डॉक्टर वेदिका के का जो कवर अप है वो डॉक्टर अशोक के रूप में हो, और डॉक्टर अशोक अपनी मूर्खताओं में फर्जी डॉक्टर, जो डॉक्टर जिसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके बिठा दिया गया और वो तरीके से ये सारा काम कर रहा है। और इनका जो हैंडलर कह लो या आगे फ्रंट एंड पे काम करने वाला व्यक्ति जो दिखाया जाता है, वो अभिजीत भगत उर्फ बबलू। लेकिन फिलहाल हमारी जो मतलब तलाश है वो एक महिला को है, पुरुष महिला की है, पुरुष की नहीं है। और उन महिलाओं में आपको सस्पेक्ट बताया। तो खैर हम उम्मीद करते हैं आप जितना हमारी बात को समझ पाएं और आगे एक्सप्लोर कर पाएं। कोई भी जानकारी आपको मिले आप इनबॉक्स में डायरेक्ट भेज दीजिए, किसी के फ़ोन नंबर को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाती है, और जो भी सोचना है वो सोच सकते हैं हम कैसे होता है। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सबके सामने आए, और इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।